नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियाँ। इसमें सब लोग समझेंगे, जिसकी कृषि के बारे में तो सबको पता है कि भारतीय संस्कृति किस तरह। उस पर इस वाले चैप्टर में हम लोग कई चीज़ें समझने वाले हैं, जैसे कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कृषि की क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद स्थिति क्या हुई। इन सब चीज़ों का एक हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि कृषि जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पार्ट है। आज भी बहुत कृषि पर ही देश की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो इस चैप्टर को हम लोग हो सकता है 2 या 3 वीडियोज में अच्छे से समझेंगे। पहले स्वतंत्रता के पहले समझेंगे, फिर स्वतंत्रता के बाद क्या सुधार किए गए, क्या कृषि को लेकर के नए नए प्रयोग होते रहे, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों का हम लोग एकदम सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल से अध्ययन करेंगे। तो अगर हम देखिए कृषि के बारे में देखें तो कृषि तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है सदियों से ही। कृषि के साक्ष्य हमें बहुत पहले ही मिले। हमने जब आपको इतिहास पढ़ाया तब भी मैंने बताया था कि कृषि जो है वो तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि आज से लगभग 4000 लगभग वर्ष होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा पहले भी रहा है, आज भी है। तो आज हम कृषि के बारे में सबसे पहले देखिए, आमतौर पर कृषि को समझ लीजिए जाए खेती। कृषि का मतलब खेती से नहीं, कृषि का मतलब खेती से के साथ साथ पशुपालन हो गया, छोटे मोटे रोजगार हो गए, इन सबको भी कृषि के हिस्से में ही माना जाता है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि उत्पादकता तो ठीक है, हमारी स्वतंत्रता के बाद काफ़ी बढ़ी है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ चाहे तो पशुपालन हो, इनके छोटे छोटे जो भी रोजगार जो कृषि से जुड़े रहे हों, वो भी सब कृषि के अहम हिस्सा ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, भारत में मैंने आपको जब मध्यकालीन आधुनिक भारत के इतिहास बता रहा था, तो ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और साथ में जमींदारी प्रथा थी कृषि के संबंध में। जो उन्होंने प्रयास किए उसको आलोचना ही करने लायक है, क्योंकि सुधार के नाम पे उन्होंने केवल लूट खसोट ही किया। तो वो महालवाड़ी सिस्टम लेकर के आए, पहले स्थायी बंदोबस्त लेकर के आए बंगाल वाले रीजन में। उसमें क्या होता था कि जमींदार मुख्य भूमिका निभाता था, बस जमींदार को बीच में नियुक्त कर दिया जाता, तो अधिक से अधिक किसानों से कर लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य को पहुंचा देता था। उसको सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं। ये बंगाल वाले रीजन में होता था, बस ये शोषण का एक माध्यम हुआ करते थे बस। उसके बाद पंजाब वाले रीजन में मैंने आपको बताया था कि महालवाड़ी सिस्टम लाया गया था, जिसमें क्या था, पूरा गांव जिम्मेदार हुआ करता था कि इतना सारा जो भी उत्पादन होगा गांव के अंदर, इसका हिस्सा पूरा गांव के लोग ब्रिटिश साम्राज्य को दे देंगे, ब्रिटिश को दे देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया था, जिसमें कि रैयत मतलब होता है किसान। किसान जो होता था वो जिस हर किसान जिम्मेदार होता था कि अपने हिस्से से वो इतना ज़्यादा उत्पादन करेगा, उतना हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य को देना पड़ेगा। तो ये लगभग 150-200 सालों तक चलता रहा। किसान हमारे यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कितने बार अकाल आए, कितने लाखों लोग भूख से मर गए। इसका सही नहीं था कि जो ब्रिटिश कालीन कृषि नीतियाँ थी वो पूरी तरह शोषण की कारी नीतियाँ थी। उनको तो कृषि नीतियाँ कहना ही ना, उनको तो कहना चाहिए कृषि शोषण। तो अधिक से अधिक किसानों का शोषण किया, खूब लूट घसोट किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कालीन किसी भी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई सुधार कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति लगातार बनती रही, कितने अकाल आए, कितने लाखों लोग अकाल में मर गए। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भाई, जब शासन व्यवस्था अपने हाथ में आ गया, तो फिर कृषि सुधार के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब देश सुधार हुआ तो सबसे पहले 1942 में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और गांधीवादी विचारक भी थे, जेसी कुमार पप्पन समिति। तो 1950 के आसपास एक समिति का गठन किया जाता है। कहीं कि 1942 आपको ले लेगा स्वतंत्रता से पहले, लेकिन मैंने 1952 से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलती। तो इस समिति ने सबसे पहले सर्वप्रथम सुधार की कोशिश की गई। इस समिति को बना करके इस समिति ने क्या किया, कुछ हमने रिकमेंडेशन की कि भाई हमें किसानी में सुधार करना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सुधार किया था, बहुत कम आप इसको पढ़ेंगे। इस समिति का नाम जेसी कुमारप्पा समिति। तो
इसमें तो ज़्यादा कुछ रिफॉर्म थे नहीं कि हाँ बस कर सुधार करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास। जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद सबसे पहले सुधार किया गया, भूमि सुधार आंदोलन चलाए गए। भूमि सुधार आंदोलन का मतलब ये था कि देखिए, जब मैंने आपको बताया कि रैयतवाड़ी हो गया, चाहे तो महालवाड़ी हो गया, चाहे तो स्थायी बंदोबस्त हो, इससे क्या हुआ, इनसे हुआ ये था कि केवल जमींदार वर्ग पैदा हुआ था, जो कि जमी एक आपको एक पूरे व्यक्ति में, पूरे एक एरिया में एक व्यक्ति होगा जिसके पास पूरी की पूरी ज़मीन है, और शेष सारे लोगों के पास एक भी ज़मीन नहीं है। सब केवल मजदूर और श्रमिक के रूप में काम करते थे। किराएदार भी उनको कहा जाता है कि बस एक जमींदार होता था जिसके अंडर में हजारों की संख्या में किसान श्रमिक बन के काम करते थे। अब देखिए कितना है कि एक आदमी के पास पूरी हजारों बीघा ज़मीन है और हजारों लोगों के पास एक बीघा ज़मीन भी नहीं है। इस ये एक बहुत मतलब एक तरीके से बहुत विरोधाभासी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले भूमि सुधार आंदोलन किया गया, भूमि का सुधार करना। इसके लिए दो प्रयास किए गए, एक होता है हदबंदी और एक होता है चकबंदी। हदबंदी को बोलते हैं इंग्लिश में सीलिंग, और चकबंदी को बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन करना, मतलब एक तरह से इकट्ठा करना। तो इसमें क्या किया गया कि जैसा कि मान लीजिए कि ये रूल बना दिया गया कि कानून बना करके कि कोई भी व्यक्ति इतने से इस सीमा से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकेगा। तो जैसे मैदानी भागों में कि आप 10 से 18 एकड़ नहीं रख सकते, शेष भूमि आपको सरकार के हिस्से में दान देनी पड़ेगी, फिर सरकार उसको चाहे गरीबों को दे चाहे जो करे। थोड़ा उसके बाद मान लीजिए ज़्यादा उपजाऊ वाली है तो 10 से 18 एकड़ तक, उससे कम उपजाऊ है तो 18 से 27 एकड़ तक, और उससे भी कम उपजाऊ या पहाड़ी या एरियाज में है कहीं पर तो ये बंजर भूमि है तो 18 से 54 एकड़ से ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते हैं। देखिए इससे क्या हुआ, बेशक बहुत अच्छी सोच थी, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी ज़मीन जो जमींदारों से लेकर के उन लोगों तक गई जिनके पास ज़मीन नहीं थे, खासतौर से इसमें SC ST के लोग आते हैं जिनके पास ज़मीन आज भी बहुत कम है, मालिकाना हक तो बहुत ही कम था। तो इस निश्चित रूप से ये एक अच्छा प्रयास था, ठीक है, कि हम हदबंदी कर देते हैं, लैंड सीलिंग कर देते हैं कि इससे ज़्यादा ज़मीन आप रख ही नहीं सकते। चलिए अच्छा हुआ ये। उसके बाद एक क्या हुआ, चकबंदी। चकबंदी का मतलब क्या होता है, चक आप गाँव एरियाज में होंगे तो सुने होंगे, चक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी ज़मीन है, ठीक है, अब मेरे गाँव के 3 तरफ मेरी ज़मीन है, मेरा पड़ोसी है उसकी भी गांव के 2-4 तरफ इधर उधर यहाँ वहाँ ज़मीन है, तो इस तरह का चकबंदी में क्या किया जाता है कि हम ये इस ज़मीन को आपको किसी और को दे देंगे और ये वाली आपके बगल वाली ज़मीन आपको दे देंगे, उतनी ज़मीन। तो आपकी ज़मीन एक जगह हो जाएगी, मेरे पड़ोसी की ज़मीन भी एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, किसी उसके पड़ोसी की ज़मीन एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। इससे क्या होता था, लैंड जो डिस्प्यूट हो जाते तो कम हो जाते थे। क्यों कि भाई मैं अपना गया, मेरा इस एरिया में सारे खेत हैं, मैं अपना खेती करके चला है। पहले मेरे 4 जगह खेत होते तो मैं 4 जगह जाता था, दिक्कत भी होती थी, प्लस आसपास के जिसका खेत होता तो उससे लड़ाई भी होती थी। तो ये क्या होता था, लैंड चकबंदी। ठीक है, अभी ये कितना सवाल है नहीं, इससे बात नहीं करेंगे। उसके साथ साथ क्या किया गया कि अधिक से अधिक जमीन को चकबंदी वाली भूमि में, इसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट है, भी बताऊंगा। उसके बाद हदबंदी भी समझ में आ गया आपको कि भले एक सीमा से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। चकबंदी आपकी कॉन्सोलिडेट कर देना आपकी भूमि को कि एक आपका इस एरिया में, आपका इस एरिया में, आपकी इस एरिया में, ठीक है। उसके साथ साथ भूमि जो स्वामित्व में सुधार, भूमि विरासत में किराएदारी सुधार, बिचौलिया और उन्मूलन, बिचौलियों को उन्मूलन, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। निश्चित रूप से इससे काफ़ी लाभ हुआ, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों के पास लैंड, जो भूमिहीन थे उनके पास जमीन की। बहुत अच्छा प्रयास था, इसमें से कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसा बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, काश्तकारों में सुधार किया, जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी सदियों पुरानी शोषक भूमि को काश्तकारी व्यवस्था में पूरी तरह समाप्त कर दिया। काश्तकारी सुधार किए गए जिसमें कि बटाईदारों की आय का सुरक्षा किया गया, काश्तकारों के स्वामित्व से अधिक भूमि जनता काश्तकारी बटाईदारों से भूमि का अंतिम अधिकार मिले, जो कि वो जोतते थे, ठीक है। कृषि का पुनर्गठन किया गया कि मतलब गरीब जनता की भूमि का पुनर्वितरण करना। एक कदम पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश के एक हिस्से में कुछ अपवाद, कई जगह अपवाद रहे। देखिए इसके साथ साथ और एक और प्रयास किया गया था 1951 में ही, उसके पहले विनोबा भावे जी, जो कि बहुत गांधीवादी विचारक भी थे, उन्होंने जनता को गांधीवादी विचारों के तरीके से भूमि
आंदोलन चला। पूजमपल्ली एक जगह पड़ती है, आज तेलंगाना तब आंध्र प्रदेश में था। तो उसमें क्या हुआ कि हम जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उन्हें इस बात के लिए गांधीवादी तरीके से प्रेरित करें कि वो अपनी ज़मीन को छोड़ें, जिसको कहते हैं भूदान आंदोलन। बहुत जगह बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफ़ी लोगों ने छोड़ा, लेकिन इसके साथ साथ दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगी कि भाई जैसा मान लीजिए भूमि उसने दान कर दी, दान करने के बाद भी कुछ समय के लिए तो दान करते तो फिर वापस लेने, तो लैंड डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ने लगे। कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं थी भूमि दान करने में, भाई हमने आज कह दिया चलो ले लो, और फिर जब जब विनोदो भावे जी चले जाएंगे फिर हम तुमसे ज़मीन ले लेंगे। तो बहुत सारा इसमें भी डिस्प्यूट रहा। तो देखिए, तो अगर हम भूमि सुधार के बारे में मान लीजिए, उसे यहाँ से मेंस में प्रश्न आने की संभावना रहती है कि आप भूमि सुधार में क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि भाई बिचौलियों का उन्मूलन हुआ, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं भूमि का पुनर्वितरण हुआ, उसके साथ साथ ऐसे लोगों तक भूमि गई जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं था, गरीबी में कमी आई। उसके साथ साथ हम ये देखें कि कृषकों का उत्पीड़न कम हुआ। ये कैसे कम हुआ कि भाई जब हमारी भूमि स्वामित्व हो गई तो फिर हम अपना उसमें जोते बोएंगे। फिर पहले क्या होता था भाई, मान लीजिए श्रमिक है, हो गया जमींदार के यहाँ काम किया, जमींदार चाहे तो उसको उसका मेहनताना दे, चाहे तो ना दे, क्या कर लेंगे, उसका होता ही था ऐसा मजदूरी में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 मैंने आपको बताया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्यों लाया गया था? ये बंधुआ मजदूरी से बचाने की तो लाया गया था। पहले बहुत ज़्यादा बंधुआ मजदूरी होती थी, काम करा लेते लोग, पैसे नहीं देते, तो ये इतना मजबूत से इसको संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया कि बेकार में आप काम नहीं करा सकते, बालकों से हम काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहीं से रिलेटेड है। तो निश्चित रूप से देखिए, भूमि का पुनर्वितरण हुआ, भूमि का पुनर्गठन हुआ, कहीं ना कहीं भूमि एक तरीके से कम से कुछ लोगों के पास पहुंची, लेकिन इसके निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई यूं ही तो भूमि, हमारे देश में भूमि एक तरीके का ये सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय था, आज भी है, पहले तो और ज़्यादा था। तो कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि आसानी से छोड़ना नहीं चाहता, वो भी फ्री में कोई दे देगा अपनी ज़मीन कि बस सरकार ने कह दिया तो हम क्या करें, अपनी ज़मीन ही दे दें। भाई ये भी एक तरह से तर्क की ही बात है भाई, कि जैसा मान लीजिए कोई जमींदार है, उसके पास 5,000 बीघे ज़मीन है, तो वो क्या करे, अपनी भूमि ज़मीन दान कर दे सबको, फिर वो क्या करे, वो श्रमिक, वो फिर एक तरीके से जाके दूसरों के खेत में काम करे। तो ये कहीं ना कहीं से इसको व्यवहारिक भी नहीं कहा जा सकता। उस समय के लिए जरूरी था, बेशक जरूरी था कि भाई एक आप अकेले हो, 5,000 बीघे ज़मीन है, एक 5,000 लोग पास 1 बीघे, तो आपको दान करना पड़ेगा, ये अच्छी बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज कोई कहे ऐसा तो अप्रासंगिक लगती है बातें। तो हुआ क्या कि ऐसी स्थिति में बहुत सारे जमींदार सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। वो जाके सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने लगे कि भाई भूमि हमारी है, उसको हमसे ज़बरदस्ती सरकार छीनने का प्रयास कर रही है, कि बस नहीं आप दो, आप 18 एकड़ से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, आप 27 एकड़ ज़्यादा नहीं रखते, आप 54 एकड़ जगह नहीं दिए। क्या बात हुई भाई, ज़मीन हमारी है, हम चाहे 18 एकड़ रखें चाहे 18,000 एकड़ रखें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला भी उठा कई बार, पहले ही 1951 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया कि इस समस्या, ये तो बड़ी समस्या खड़ी होगी, तो उच्चतम न्यायालय चले जा रहे, उच्चतम न्यायालय तो बार बार हमारे मामले पर रोक लगा देगा। तो वो भारतीय संविधान में सबसे पहला अनुच्छेद लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, तो ये भूमि के जो सुधारों के संबंध में, इसने देखिए भूमि सुधारों के संबंध में जो प्रयास किए गए थे उसके खिलाफ लाए गए, उसी के संबंध में लाया गया था। तो जब बहुत सारे जमींदार जो है उच्चतम न्यायालय जाने लगे, तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1991 लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से क्या किया कि जो भूमि सुधार संबंधी कानून थे उनको भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। सब जब मैंने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था बताया था तो सारी अनुसूची बताई थी, पहली से लेकर के 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची तक मैंने एक एक करके बताया था। 9वीं अनुसूची जो 1951 में लाई गई, जोड़ी गई थी, उसी में इसको उठा करके डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में अगर कोई चीज़ डाल दी जाती है तो फिर उसका न्यायपालिका में उसके एक तरीके से उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, एक तरीके से न्यायपालिका से वो एक विरक्त हो जाती है, न्यायिक समीक्षा से दूर हो जाती है। बहुत सारे कानून क्या होते हैं उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है, ताकि उस कानून को न्यायपालिका में प्रश्नगत ना किया जा सके। लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई ऐसा कानून जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता रहेगा, तो अगर 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो भी हम उस पर एक तरीके से
उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। वो बाद में आया, लेकिन तब 1991 जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसीलिए आई थी कि भूमि सुधारों के संबंध में जो प्रयास हों वो उस पर रोक ना लगाई जा सके। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो मैंने भूमि सुधारों के बारे में आपको बता दिया, लेकिन भूमि सुधारों को बहुत सफल नहीं कहा जा सकता था। इसलिए सफल नहीं कहा जा सकता कि देखिए, बेशक भूमि सुधारों से देश की उत्पादकता में सुधार आई, उत्पादकता में खाद्यान्न उत्पादन, बहुत लोगों के पास जमीन पहुंची, लेकिन भूमि रिलेटेड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। भाई पहले किस बात का, पहले डिस्प्यूट का कोई सवाल ही नहीं था। मान लीजिए मैं अकेला हूँ, 5,000 बीघे रखता हूँ, 5,000 लोगों के पास कोई ज़मीन ही नहीं, तो क्या डिस्प्यूट होगा इसमें। लेकिन जब कुछ लोगों के पास ज़मीन जाने लगी, नई नई चकबंदी होने लगी, हकबंदी होने लगी, इससे लेकर के भूमि संबंधी विवाद बहुत तेज़ी से जनरेट होने लगे। आपको मैं बता दूं, जो नक्सलवाद देश में जन्म हुआ है, नक्सलवाद का एक कारण, केवल एक कारण नहीं कह रहा मैं, एक कारण ये भी था कि भूमि सुधारों का सही से सफल ना हो पाना भी नक्सलवादी आंदोलन को जन्म दिया। शुरू में ये आंदोलन था, बाद में ये आतंकवादी एक तरह से कि आंदोलन से शुरू हुआ था और ये अराजकता तक पहुंच गया, वो अलग बात है। लेकिन जो नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था वो पहले भूमि सुधारों के खिलाफ ही शुरू हुआ था। ये सब चीज़ें आप जानते रहेंगे, कभी जरूरत पड़ जाए तो इसको सकारात्मक तरीके से आप पेश भी कर सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे पूछे कि आपसे कहते क्या नक्सलवादी एकदम खराब है, नक्सलवादी आतंकवादी, इनको सबको मार देना चाहिए? नहीं, नक्सलवादी आंदोलन कहीं ना कहीं वो भूमि सुधारों की विफलता का एक परिणाम शुरुआत में था, बाद में उन्होंने गलत दिशा पकड़ ली, ये जरूर आप कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भूमि सुधारों के बारे में जितनी बारी बातें थी कि बता दिया आपको, मेन बारे। अब देखिए, अब कितना भूमि सुधारों के बारे में सफल रहा, कितना असफल रहा, इस पे हम लोग चर्चा उतनी नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर और ज़्यादा ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जितना पेपर तक में आ सकता तो 15-20 मिनट मैंने आपको बढ़िया सा एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर वो भूमि सुधार के आंदोलन शुरू किया, कहाँ किया गया, फिर महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था को एक तरीके से की जगह फिर हमने भूमि सुधार आंदोलन लाया। उसके बाद भूदान आंदोलन किया, बिचौलियों का उन्मूलन किया, काश्तकारी में सुधार किया, कृषि का पुनर्गठन किया, हकबंदी चकबंदी लेकर के आए। तो इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी भूमि सुधार के बारे में आज बता दिया है। अब हम अगले वीडियोज में जो आपको बताएंगे, आज ये देखिए थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी वीडियो था भूमि सुधार से लेकर के। अब ये देखिए आपको हरित क्रांति बताएंगे, कृषि क्या, कितनी सारी मतलब सारी चीज़ें कृषि के बारे में हम लोग, भले 3 से 4 वीडियो क्यों ना लग जाए, लेकिन इसमें मैं आपको एक एक करके क्रिस्टल क्लियर करूँगा कृषि के संबंध में। तो आज इतना ही रखते हैं। आज तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था भाई, कृषि किस तरीके से, आप तो मैंने वही बताया आपको। अब अगली बार मैं आपको बताऊंगा तब और अच्छा रहेगा कि किस तरीके से देश में अकाल को ख़त्म करने, पहले जहाँ स्वतंत्रता से पहले देश में लाखों लोग भूख से मर जाते थे, आज वहीं सरकार कम से कम देश में भूख से लोगों को मरने नहीं देती है। 80-82 करोड़ लोगों को अगर हम आज खाद्यान्न उपलब्ध करा पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो हरित क्रांति का प्रयास रहा, भूमि सुधारों का प्रयास रहा है, यही महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। तो हम इसको आगे वाले वीडियोज में आपको बताएंगे। थैंक यू। आज इसको यहीं पे रहने देते। थैंक यू।